सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित परीक्षा में 16 अंकों के प्रश्न आते हैं। इनमें से पहला अपना टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। आज हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा कहते किसे हैं, भाषा होती क्या है। भाषा समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने अर्थात अपने मन के भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने मन के भाव तथा विचारों को जिस माध्यम के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा संस्कृत का शब्द है। भाषा शब्द संस्कृत का है। संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसमें भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी। भाषा के प्रकार, भाषा के दो प्रकार माने जाते हैं। मौखिक भाषा, जैसे मैं बोल रहा हूं ये क्या है, मौखिक है। तो साधारणतया बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिख लेते हैं किसी संकेतों के माध्यम से या वर्ण चिन्हों के माध्यम से, तो वो क्या हो जाता है, लिखित हो जाता है। जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा की इकाइयां, भाषा की 5 इकाइयां मानी जाती है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। वर्ण, मुख से उच्चरित स्वर, व्यंजन ध्वनियां जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, क, ख, च आदि वर्ण है। हम देखते हैं वर्णों का हमने अध्ययन भी किया था। वर्ण के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्वर तथा व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं वर्ण। तो स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। हमने बचपन में या पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा था कि स्वर वे वर्ण जो किसी दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन उच्च अध्ययन के अनुसार इसकी परिभाषा में भी परिवर्तन होता है और इसके अंतर्गत कहते हैं कि स्वर वे वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर में बिना किसी अवरोध के मुख व नासिका से बाहर निकल जाती है, उस ध्वनि को हम स्वर ध्वनि कहते हैं। अर्थात यानी वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर में, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है इसे मुख विवर कहते हैं। इसे मुख विवर, वागेंद्रियां, स्वर तंत्रिका कहते हैं। तो वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर में बिना किसी अवरोध के मुख व नासिका से जो ध्वनि बाहर निकल जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या, इनकी संख्या 11 मानी जाती है। इनकी संख्या 11 मानी जाती है। इनमें कौन कौन से, इनमें पहले आते हैं मूल स्वर। मूल स्वर में 4 हैं, ए, ई, उ तथा री।
दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है आ, ई, ओ। आ मिलकर बनता है ए प्लस ऐसे, ई मिलकर बनता है ई प्लस ई से, ओ मिलकर बनता है ओ प्लस ओ से। आगे है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ए, आई, ओ तथा औ, ये मिलके बनता है ए प्लस ई से, ये मिलकर बनता है ए प्लस ए से, ये मिलकर बनता है ए प्लस ओ से, ये मिलकर बनता है ए प्लस ओ से। और कई पुस्तकों में इसके अनुसार ये भी दिया होता है आ प्लस ओ, लेकिन अगर इसके टुकड़े करे जाएं, टुकड़े किए जाएं तो ओ किससे मिलता है ए प्लस ए, ओ किससे मिलता है, मिलकर बनता है ए प्लस ओ से। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आ, और ये हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा आओ। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर है ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ। संयुक्त स्वर है ए, आई, ओ, औ। तो इनकी कुल संख्या 11 हो जाती है। व्यंजन, व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। इसकी परिभाषा के अंतर्गत वायु फेफड़ों से उठकर, वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर में अवरोध के साथ, अवरोध के साथ जो वायु ध्वनि मुख व नासिका से बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो मुख विवर में अवरोध है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है। तो ये क्या है, हमारे मुख विवर में अवरोध है। तो व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी वायु फेफड़ों से उठकर, फेफड़ों से उठकर मुख विवर में, विवर में अवरोध के साथ, अवरोध के साथ मुख व नासिका से, नासिका से वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर में अवरोध के साथ मुख व नासिका से निकलने वाली, निकलने वाली वायु ध्वनि, वायु ध्वनि व्यंजन कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। इनकी संख्या, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, संख्या 33 होती है। पहला आ जाता है क वर्ग, दूसरा आता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ, ओष्म, क वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहला है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज। व्यंजन वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर में अवरोध के साथ मुख व नासिका से जो वायु ध्वनि बाहर निकल जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो मुख विवर में अवरोध है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है तथा नासिका है। तो इस प्रकार से परिभाषा बन जाएगी व्यंजन की, वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर में अवरोध के साथ
मुख व नासिका से निकलने वाली वायु ध्वनि व्यंजन कहलाती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। इसके साथ ही अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। क वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, क, ख, क, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। ऊष्म में श, श, स, है। ये सभी व्यंजन हलंत होते हैं। ये तभी पूर्ण माने जाते हैं जब इनके साथ स्वरों का मेल होता है, तब ये पूर्ण माने जाते हैं। तब तक ये हलंत रहते हैं। और व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों से जो मिलकर एक सार्थक समूह बनता है उसे क्या कह देते हैं? शब्द कह देते हैं। जैसे क, म, ल, ये तीनों वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं और वो शब्द कहलाता है कमर। इसी प्रकार पद का तात्पर्य होता है स्थान। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। अर्थात वाक्य के अंदर शब्द किस स्थान पर अपना स्थान रखते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? पद कह देते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इनमें क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा, ये क्या है? ये सभी क्या कहलाएंगे? पद है। जैसे राम, अब ये राम किस पद पर स्थित है? तो ये वाक्य में क्या है? करता है। वाक्य में करता है, वाक्य में उद्देश्य का कार्य करता है, वाक्य में उद्देश्य का कार्य करता है तथा मारना क्रिया का करता है। क्योंकि बाण मारने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। तो इसका और ये एक वचन है तथा लिंग का भी अध्ययन किया जाए तो इसके लिंग के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो वाक्य में ये राम पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार इस राम के बारे में हमें पता चलता है कि ये करता है, वाक्य में उद्देश्य है, मारना क्रिया का उद्देश्य है तथा ये एक वचन में ये पुल्लिंग है। आदि सभी बातें बताए उसे क्या कह देते हैं? पद कह देते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कह देते हैं। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये शब्द भी एक कर्म व्याकरणिक दृष्टि के अनुसार एक कर्म से होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया के अनुसार शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसे वाक्य कह देते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्या है? क्रिया है। इस प्रकार से वाक्य के अंतर्गत शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कह देते हैं, लेकिन इनका एक क्रम निश्चित होता है।